हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पिछली बार 2024 के एग्ज़ाम में आया था। उसी सेट को हम लोग आज हल करने वाले हैं। तो जिसने हल नहीं किया है वो हल करके देखें कि आप जो है कि 30 में से कितना हिंदी हल कर पाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप 25 प्लस भी करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप 20 भी करते हैं तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप 20-20 भी अगर सभी सब्जेक्ट में करेंगे तो 5 सब्जेक्ट मिला के 20-25 100 नंबर हो जाएगा, जो आपको 90 मार्क्स पास होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जो है कि देखते हैं कि आप कितना हल कर पाते हैं। अगर आपको स्कोर अच्छा बनाना है तो आप 25 प्लस करिए ही करिए। तो देखिए आपका पहले पैराग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले पैराग्राफ है, उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ आपका दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही अथवा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करिए, ठीक है। पहले इस प्रकार के प्रश्न को जो पैराग्राफ वाले हो तो उसे हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आपका एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है पहले आप देख लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले फ्रेंड्स जो है कि एक बार जो है कि जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका दिया कि इस बार मौसम विज्ञानियों ने घोषणा की हुई है कि एल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर रह सकता है। चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर घाग ने भी यही कहा। चैत यानी मार्च अप्रैल के दिनों में अगर बारिश होती तो सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बात के मानसून की नहीं है। अमेरिका ने हाल ही में ताज़े पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया कि 2050 तक पानी का संकट बड़ा भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए आने वाला है क्योंकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र और जो कि सिंधु नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा नदी के बारे में तो 25 किलोमीटर की यह नदी उत्तराखंड के बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारों पर बसे हुए महानगरों, कस्बों और गांवों कम से कम 40 जो कि आपकी करीब 40 करोड़ की आबादी की पानी से ज़रूरतों को पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत गंगा ग्लेशियर है। पर्यावरण विज्ञानियों का दावा है कि पिछले 87 सालों में 30 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर का पानी 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर गायब हो चुका है। अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय के क्षेत्र के लिए खतरनाक माना जा रहा है। भारत के इस हिस्से वाले हिमालय में 9,775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इसके अकेले उत्तराखंड में 968 है। अब अगर इसके पिघलने की रफ्तार तेज़ी होती जा रही है तो क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि हम लोग थोड़ा सा पहले लगा लेंगे, क्योंकि हम लोग को आंसर ढूंढने में क्या होगी कि आसानी होगी। इस प्रकार से रेड कर दिए कि इस तरह से हम लोग को आंसर ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग एक बार पहले जल्दी जल्दी पढ़ लिए। तो देखिए आपका पहले क्या दिया है कि भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए आपका जो है कि ग्लेशियर जो है कि तेज़ी से जो है कि पिघल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया हुआ था कि ग्लेशियर जो है कि बहुत ही तेज़ी से पिघल रहा है। इस कारण से आपका जो है कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपका ग्लेशियर के पैमाने, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ठीक है। आपका देखिए अगला इसके पिघलने की रफ्तार तेज़ी होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका
दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसमें आपका 122 गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितनी आबादी है। देखिए गंगा नदी के किनारे बसे हुए आबादी जो है लगभग आपकी जो है कि यहाँ पे दिया है गाँव के करीब जो है कि 40 करोड़ की आबादी पानी से जुड़े हुए पूरा करती है। तो यहाँ क्या हो गया आपका 40 करोड़। ठीक है, देखिए कितनी आबादी हो गई आपकी 40 करोड़। ठीक है, तो आपका 122 हो गया। उसके बाद 123 देखिए क्या दिया है कि नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया है या फिर प्रतिवेशन है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट है, क्योंकि आप लोग अगर विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण पढ़े होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए आपका जो है कि ये क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता को बताता है क्या कि वो जो है कि धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे में। ठीक है, ये उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 124। देखिए 124 क्या दिया है, दिया कि गद्यांश में किस संकट की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पानी की बात हो रही है, ग्लेशियर से पानी जो पिघल रहा है, तो इसका मतलब कि जल संकट की बात हो रही है। ठीक है, ये अपने से थोड़ा सा दिमाग लगा के मारना है इसको। यहाँ पर अगला कि अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। देखिए अल नीनो का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो मानसून पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उत्तर हो जाएगा क्या आपका, अल नीनो का प्रभाव जो है कि मानसून पर पड़ रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका हो गया 126 नंबर क्वेश्चन, दिया कि इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1.25 किलोमीटर। ठीक है, हिस्सा गायब हो चुका है, इसका मतलब कि समाप्त हो चुका है। समाप्त का मतलब उसका परिणाम निकल कर आ चुका है। ठीक है, परिणाम निकल कर आ चुका, इसका मतलब कि परिणामवाचक विशेषण हो गया आपका। ठीक है, 1.25 किलोमीटर हिस्सा जो है कि पिघल कर गायब हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है, मतलब इसका निर्णय हो चुका है। तो क्या हो गया, परिणामवाचक विशेषण हो गया, आपका दूसरा नंबर हो जाएगा इसमें आपका राइट। उसके बाद 26 के बाद ये आ गया आपके 127 नंबर क्वेश्चन, दिया कि गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। कहाँ पर आने वाला है, तो देखिए आपका 2050 तक जो है कि पानी का संकट कहाँ पे आने वाला है, तो देखिए 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। ठीक, कहाँ पर आने वाला है, भारत में आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत में। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा भारत में आने वाला है, तो ये भी आपका हल हो गया। उसके बाद आपका लास्ट ये 28 नंबर है कि पर्यावरण में उपसर्ग का मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो जो अगर आप संधि विच्छेद करना जानते होंगे तो आप लोग आराम से इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। ठीक है, यानी चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, परि का मतलब चारों और आवरण का मतलब घिरा हुआ। तो देखिए आपका पर्यावरण का में जो है कि उपसर्ग और मूल शब्द। ठीक है, तो जो पहला आता है उपसर्ग बोला जाता है, जो लास्ट में आता है उसको प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, तो आवरण जो है क्या है, मूल है, और उपसर्ग जो है कि इसमें परि है। ठीक है, ये हो गया आपका परिधन आवरण, यानी तीसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट। उसके बाद फ्रेंड्स एक और पैराग्राफ देता है इसमें। ठीक है, 2 पैराग्राफ रहते हैं, तो देखिए आप दूसरे पैराग्राफ को भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए इसमें पैराग्राफ में दिया कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए।
दिया कि इस संसार में सब कुछ अस्थाई है। ठीक है, क्या है? अस्थाई है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार में से संबंधित है। पाप और क्या है? पुण्य दोनों संसार से संबंधित है। इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थाई है। पाप और पुण्य क्या है? अस्थाई है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त करता है। ठीक है, पुण्य जो है सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य थोड़े अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते हैं तो अस्वीकार करने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। जबकि पाप जो है लोहे की जंजीर है, तो पुण्य जो है सोने के बंधन दोनों में है। अगला आपका दिया कि लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन यहाँ पे दिया लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ है उसको वह बंधन बहुत प्यारा लगने लगता है। उसमें उसको धन नज़र आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। ठीक है, तो इसको अब हम लोग हल करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अब देखिए हल करते हैं। 129 का आप क्या, इस संसार में जो कुछ भी यानी कि अपूर्ण है, पूर्ण है, अस्थाई है, अस्थाई है। ठीक है, देखिए इस संसार में जो कुछ भी है वो देखिए यहाँ पर दिया है कि सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? अस्थाई है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है? नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? अस्थाई नहीं है। यानी सब कुछ जब अस्थाई है तो अस्थाई क्या है? नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें दिमाग लगा के थोड़ा सा आपको आंसर मारना रहेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर इसमें राइट। उसके बाद 130 के आगे आपका दिया कि पाप और पुण्य दोनों आपका दिया है, इसमें क्या है? अस्थाई है, अस्थाई है, स्वाभाविक है, हानिकारक है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए इसमें जो है कि पाप और पुण्य दोनों भी क्या है? अस्थाई है। तो इसमें आपका आराम से लगा देंगे, अस्थाई है, तो दूसरा नंबर इसमें हो जाएगा आपका राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? 131 दिया कि पुण्य में उनके फल को हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य है, हम किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है क्या? प्राप्त करना बहुत ही श्रमसाध्य है। ठीक है, तो आप बताइए 131 का क्या हो जाएगा? तो दिया हुआ है उसमें, ठीक है, कि हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसमें आपका क्या हो जाएगा? हम स्वीकार नहीं कर सकते। फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वीकार अस्वीकार करने के लिए क्या है? हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा घुमा के जो है कि आंसर को दिया कि यानी हम स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि अस्वीकार करने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट वाला राइट हो गया। उसके बाद है आपका 132 नंबर दिया कि गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य क्या है? ठीक है, तो पाप और पुण्य जो है कि आपका दोनों में जो है कि बंधन है। दोनों में क्या है? बंधन है। 132 का आपका हो जाएगा, दिखा देते हैं आपको आंसर। दोनों में क्या है? क्या है? यहाँ पे देखिए पाप और पुण्य दोनों में क्या है? दोनों में बंधन है। ठीक है, देखिए लोहे की जंजीर और सोने की पुण्य दोनों के क्या है? बंधन में है। यहाँ पर भी ये हो गया। उसके बाद 133 नंबर देखिए, पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः किससे हुई है? पहले का जो है कि पाप का हुआ है आपका लोहा से, और फिर पुण्य का हुआ है सोना से। ठीक है, तो लोहा और स्वर्ण। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 133 का आपका कितना हो गया? तीसरा नंबर लोहा और सोना, स्वर्ण। 134 का देखते हैं। दिया कि समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न कौन सा शब्द है? फल है, स्वतंत्र है, अस्थाई है, या फिर प्यारा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा फल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फल। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र, अस्थाई और प्यारा। ठीक है, इसका उपयोग किया गया है, जबकि फल जो है कि अलग शब्द है। ठीक है, अगला है आपका स्वतंत्र का विलोम बताइए।
स्वतंत्र का विलोम आप लोग जो है कि बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, स्वतंत्र क्या होता है? परतंत्र होता है। तो स्वतंत्र क्या हो जाएगा? परतंत्र। आपको दूसरा नंबर राइट हो जाएगा इसमें। अगर विलोम नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग रट लीजिएगा पढ़ के। अगला आपका है बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि जिससे जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके। दूसरा दिया है कि जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। तीसरा दिया है कि विद्यार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। और चौथा दिया है कि अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका जो बच्चों के अधिगम के अनुभवों का सहज विस्तार बन सके। देखिए यहाँ पर जहाँ पर अधिगम सहज की बात की जाए वो आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो यहाँ पर आपका दूसरा नंबर आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 नंबर इसमें राइट। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। देखिए इसमें क्या दिया है, उद्दीपन प्रक्रिया के संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। तीसरा ऑप्शन है कि विकास में कोई संबंध नहीं है। और चौथा ऑप्शन है उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा वाला इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका पूरी तरह से राइट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है पूरी संस्कृति और समुदाय से। ये हो गया आपका चौथा नंबर राइट। उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38, दिया कि कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया, ऐसी कक्षा जहाँ पर आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अपने समाज में सहजातवाचक यानी मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन है श्रमिक भाषिक विधि के अनुसार संवाद को दोहराना और अभ्यास करना। चौथा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर। ठीक है, तो देखिए आप जो है कि सबसे अच्छा जो है कि आंसर कौन सा आपको दिख रहा है, तो सबसे अच्छा जो आंसर दिख रहा है वो है आपका दूसरा नंबर। ठीक है, अपने समाज में सहजात यानी वाचक मूल भाषा को बोलने वालों के संपर्क में रहकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, किसी को भी जो है कि अपनी भाषा जो बोलता हो और एक दूसरी भाषा बोलता हो तो उसके संपर्क में जाएंगे तो आप जो है कि जल्दी से सीख जाएंगे दूसरी भाषा को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 139, दिया कि भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है। दिया कि भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवनोपरांत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? ठीक है, तो देखिए मैं तो भाई इस कथन से जो है कि असहमत हूँ, क्योंकि जो हमारी भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया तो है, लेकिन ये जो है कि जन्म से शुरू नहीं होती है। जन्म से जो फ्रेंड्स शुरू होती है वो होती है हमारी मदर टंग यानी हमारी मातृभाषा, जो है कि हमारे जन्म से शुरू होती है और ये जो है हमारे जीवन के लास्ट दिनों तक चलती है जब तक हमारा मरण नहीं होता। तो इस भाषा को हम लोग कहते हैं
मदर टंग हमारी होती है कौन सी भाषा, तो मातृभाषा होती है जो जीवनोपरांत चलती है जन्म से लेकर। तो ये बोला है भाषा अधिगम, तो ये क्या हो गया, हम इस बात से असहमत हैं। तो क्या सही जाएगा आपका राइट, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट कि मैं इस कथन से असहमत हूँ। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, दिया है कि कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यता का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। ऑप्शन दूसरा दिया है कि यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने के लिए स्वायत्ता देती है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। चौथा है अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका सबसे जो सुलभ जो आंसर दिख रहा है अच्छा वो है आपका विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, उनको सुलभ बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 141 नंबर आपका क्वेश्चन है, दिया है कि एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ाने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि पहले जो है कि 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से कहानी पढ़ाया और फिर बाद में 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। तो इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है कि चित्र कार्डों को क्रम से लगाना। दूसरा ऑप्शन दिया है सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करना। तीसरा है विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना। और चौथा है कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति करना। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है आपका सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 142, दिया कि इस प्रकार के पठन के लिए कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। दिया कि यह है विस्तृत पठन, गहन पठन, निर्देशित पठन, आनंद के लिए पठन। कौन सा पठन है, तो देखिए ये आ जाएगा आपका गहन पठन। ठीक है, यानी इंटेंसिव। कैसे गहन पठन है, तो देखिए इसमें किसकी बात की गई है कि विषय वस्तु को विस्तार से और ध्यानपूर्वक, जहाँ पर ध्यान की बात की जाए, सावधानी, तो वहाँ पर जो है कि गहनता से पढ़ेंगे, यानी कि आराम से जो है कि क्वेश्चन को जो है कि धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आए। तो ध्यानपूर्वक जहाँ बात की जाए, सावधानीपूर्वक और विस्तार से, तो हो जाएगा आपका गहन पठन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43, दिया कि विद्यार्थी अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या किया जा रहा है, तो श्रव्य भाषिक विधि, ये कौन सी विधि है, श्रव्य भाषिक विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, कुल भौतिक प्रक्रिया या फिर संरचनात्मक उपागम। ठीक है, तो इसे कहेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर जो है कि श्रव्य का मतलब होता है सुनना और भाषा का मतलब भाषा आता है, तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, श्रव्य भाषिक विधि का उपयोग कर रहा है। तो उसकी 143 हो गया आपका। ये रहा आपका 144।
दिया कि शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा है प्राकृतिक उपागम, तीसरा आपका दिया है संप्रेषणात्मक और चौथा है व्याकरण अनुवाद। ठीक है, तो देखिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये किया जाना चाहिए आपका व्याकरण अनुवाद का। ठीक है, शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को क्या कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं और अधिक कार्य जो है कि मातृभाषा में हो रहा है, तो इसका जो है कि अध्यापक द्वारा जो है कि व्याकरण अनुवाद जो है कि इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 145 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है कि यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं तो दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरा है कि बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, समझ में भ्रमित करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा कि लाभ पहुंचाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46। दिया कि पठन सीखने में यानी पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए अध्यापक को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, या फिर दूसरा है कि अभिभावक को अपने घर में एक छोटा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहित हो रुचि पैदा हो सके। चौथा ऑप्शन है कि विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेला में ले जाया जाए जिससे कि वे पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा हो सके। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो सही आंसर लग रहा है वो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा हो सके, यही आपका सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 145 दिया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट दिया है कि वर्णमालों के अक्षरों की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है विराम चिन्हों का प्रयोग, तीसरा है उचित गति के साथ पठन और चौथा है समझ के साथ पठन। देखिए यहाँ पे बात हो रही है आपकी ध्यान केंद्रित करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो समझ के साथ पढ़ेंगे तभी आपको ध्यान केंद्रित होगा। ठीक है, चौथा नंबर आपका हो जाएगा इसमें राइट। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 148 दिया है कि एक अच्छी वाचन का मतलब होता है बोलना। वाचन गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, अधिकांश मुखरित विद्यार्थियों की सहभागिता रहती है। तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका कि जिसमें जो है कि शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं वही आपका क्या है, अच्छी वाचन गतिविधि है। तो तीसरा इसमें हो जाएगा राइट। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर आपका दिया हुआ है कि पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कक्षा की अभी हाल ही में ही पढ़ाए गए समाचार पत्र के रुचि आलेख के बारे में बात करें। बोलन यानी वाचन की यह गतिविधियाँ किस लिए है। देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट दिया है आपका मौखिक प्रवाह अभ्यास, दूसरा है आपका नियंत्रण मौखिक अभ्यास, सी है आपका निर्देशित मौखिक अभ्यास और चौथा है आपका सक्रिय श्रवण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए, आलेखन रुचि के बारे में बात करें, समाचार पत्र के रुचि आलेख के बारे में बात करें यानी कि बोलें। ठीक है, दिया कि बोलने वाले की गतिविधि किस लिए है, तो यह
मौखिक प्रवाह अभ्यास, यानी किससे, मुंह से बोलना। मुंह से बोलना का मतलब मौखिक प्रवाह अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, 149 का हो गया फर्स्ट नंबर राइट। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 30। उसके बाद फिर से आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कितना स्कोर सही रहा। ठीक है, अगला आपका दिया कि समग्र भाषा उपागम क्या है। समग्र भाषा उपागम क्या है, अर्थ आधारित है, कौशल आधारित है, ध्वनियों का मिश्रण है, या फिर चौथा आपका ऑप्शन दिया है संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो समग्र भाषा उपागम है, आपको याद रखना है ये अर्थ आधारित है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पिछले बार भी पूछा था और कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।